मनोविज्ञान विषय की क्लास में आज आपका स्वागत। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली को लेकर के आई हूँ, जिनका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। अगर देखा जाए तो असामान्य मनोविज्ञान के पेपर में इन शब्दों का बहुत ही फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। तो इन शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है, हम इन्हें किस रूप में समझ सकते हैं। अगर इन शब्दों का अर्थ हमारे समझ में आ जाता है तो उससे बात जो कही जा रही है वो स्पष्ट होकर के हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है। तो आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक मनोवैज्ञानिक पारिभाषिक शब्दावली। सबसे पहले नंबर पर है अनुकूलन, एडेप्टेशन जिसे कह सकते हैं इंग्लिश में। अनुकूलन या एडेप्टेशन क्या है? वह संरचनात्मक या प्रकार्यात्मक परिवर्तन। संरचनात्मक मतलब जिसकी संरचना में हम किसी प्रकार का, जिसकी आकृति में हम किसी प्रकार का परिवर्तन करें या संरचना में किसी प्रकार का परिवर्तन करें, या प्रकार्यात्मक परिवर्तन या कार्यशैली में किसी प्रकार का परिवर्तन करें। और इस संरचना या प्रकार में या कार्यशैली में परिवर्तित करके जो प्राणी की उत्तरजीविता की क्षमता को बढ़ाता है। तो इसमें परिवर्तन करने से व्यक्ति की उत्तरजीविता की क्षमता में वृद्धि होती है, उसे अनुकूलन कहते हैं। या संक्षेप में या बहुत सरल शब्दों में कह सकें कि किसी परिस्थिति विशेष के अनुरूप स्वयं को ढालने की प्रक्रिया, अपने अंदर परिवर्तन करने की प्रक्रिया, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम अनुकूलन के नाम से पुकार सकते हैं। दूसरा है शब्द अचेतन या अनकॉन्शियस। अचेतन शब्द का भी बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। जब हम असामान्य मनोविज्ञान को पढ़ रहे होते हैं तो अचेतन से तात्पर्य है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मीन्स साइको एनालिटिक थ्योरी। फ्राइड ने इसको सिद्धांत का प्रतिपादन किया और फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का परिचय देते हुए ये कहा कि व्यक्ति में जो असामान्यताएं दिखाई देती हैं, इन असामान्यताओं का या अधिकांश असामान्यताओं का कारण अचेतन में छुपे हुए अंतर्द्वंद हैं। अचेतन में जो अंतर्द्वंद छुपे हुए हैं उन्हें हम मनोविश्लेषणात्मक विधि के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अचेतन क्या है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में ऐसी कोई भी क्रिया या मानसिक संरचना जिससे व्यक्ति अवगत नहीं है। फिर से सुनिए इसको। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में ऐसी कोई भी क्रिया या मानसिक संरचना जिससे व्यक्ति अवगत नहीं है। अवगत नहीं है मतलब उसकी नॉलेज में वो शब्द नहीं है या वो चीज़ें उसकी नॉलेज में नहीं हैं। जो हमारे चेतन या अचेतन स्तर पर जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम चेतन स्तर पर बहुत आसानी से लेकर के आ सकते हैं, लेकिन अचेतन स्तर पर जो चीज़ें घटित हो रही होती हैं उन्हें चेतन स्तर पर लाना व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है, या एक तरह से कहा जाए कि अत्यधिक मुश्किल कार्य है। तो अचेतन पर जो चीज़ें घट रही हैं और जिनसे व्यक्ति परिचित नहीं है, ऐसी चीज़ों को हम कह सकते हैं कि वो अचेतन स्तर पर घटित हो रही हैं। अवसाद या डिप्रेशन एक मनोभाव है। ये मनोभाव की विकृति जिसमें व्यक्ति में अधिक अप्रसन्नता, ऊर्जा की कमी तथा अन्य संबंधित लक्षण पाए जाते हैं। लक्षण हैं कौन कौन से हैं? नकारात्मक लक्षण हैं, अप्रसन्नता का लक्षण है, व्यक्ति ऊर्जा की कमी महसूस करता है तथा किसी कार्य को करने में उसका मन नहीं लगता। तो ये स्थिति क्या है? ये अवसाद की स्थिति है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ या एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये वे ग्रंथियाँ हैं जो अपने हार्मोन्स को सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती हैं। तो इनसे निकलने वाला जो भी पदार्थ हैं वो उनका सीधा वे रक्त में मिल जाते हैं। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला जो भी हार्मोन्स हैं वो सीधे रक्त में मिलकर के व्यक्ति के व्यवहार को
प्रभावित करते हैं। अंतर्दृष्टि या इनसाइट उस स्थिति को कह सकते हैं जब नई परिस्थितियों का प्रभावशाली ढंग से सामना कर सकने की योग्यता। व्यक्ति के सामने जब भी कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है जो कि उसके लिए समस्यात्मक स्थिति है, तो अंतर्दृष्टि के माध्यम से व्यक्ति उसका समाधान खोजता है और समाधान खोज करके उन परिस्थितियों से अपना समायोजन बनाने का प्रयास करता है। तो अंतर्दृष्टि वो स्थिति है जब नई परिस्थितियों का प्रभावशाली ढंग से सामना कर सकने की योग्यता व्यक्ति में उत्पन्न होती है इस अंतर्दृष्टि के माध्यम से। उपागम उपागम द्वंद्व, इसे इंग्लिश में कहा है अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। उपागम उपागम द्वंद्व क्या है? ये समान प्रिय या इच्छित लक्ष्यों के बीच चयन का द्वंद्व है। अप्रोच मीन्स जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। दो परिस्थितियां हैं, दोनों ही परिस्थितियां कैसी हैं? प्रिय परिस्थिति है, दोनों को ही व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उनमें से एक ही परिस्थिति को प्राप्त कर सकने की परिस्थितियां उस समय बन रही हैं। तो ऐसी स्थिति को अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट की श्रेणी में रखा जा सकता है। नेक्स्ट, उपापचय या मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का से क्या तात्पर्य है? किसी जीवित प्राणी में होने वाली सभी रासायनिक और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं का कुल योग। रासायनिक केमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं, बायोकेमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं व्यक्ति के अंदर, उन सभी का मिला जुला रूप उपापचय में शामिल है। आगम और निगम, जो कुछ व्यक्ति लेता है और जो कुछ व्यक्ति के शरीर से बाहर जाता है, दोनों ही रूपों में शरीर की सुव्यवस्थित शरीर क्रियात्मक कार्यप्रणाली को बनाए रखने के लिए एक अपरिहार्य ज़रूरत। तो व्यक्ति के शरीर में चलने वाली जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से जो वेस्ट पदार्थ हैं उनका बाहर निकलना और उन क्रियाओं के सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर में जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो शरीर के अंदर पहुंचना, इन दोनों का मिला जुला रूप उपापचय की श्रेणी में आ सकता है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक विकृति है जिसमें शरीर का वजन बहुत घट जाता है। वजन क्यों घट जाता है? क्योंकि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि यदि वो भोजन करेगा तो उससे उसका वजन बढ़ने की संभावना है या उसके मोटे होने की संभावना है, और इस संभावना को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति में भोजन के प्रति अरुचि की भावना पैदा होने लग जाती है। को समायोजी व्यवहार या माल अडेप्टिव एबनॉर्मल बिहेवियर। परिवेश में कुछ समायोजी व्यवहार से तात्पर्य है परिवेश में सफलता उपलब्ध कराने वाले व्यवहार प्रारूप को व्यक्ति द्वारा विकसित न कर पाना। उस व्यवहार प्रारूप को विकसित न कर पाना जो व्यक्ति में सफलता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो उसे कहा जाएगा कि वो व्यक्ति का जो व्यवहार है वो कुसमायोजी व्यवहार है। नेक्स्ट, कायिक तंत्रिका तंत्र या सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या है? ये परिधीय तंत्रिका तंत्र का या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का वो भाग है जो ऐच्छिक पेशीय क्रियाओं को नियंत्रित करता है या ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से संवेगात्मक परिस्थिति में। उसे नाम दिया गया है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का क्या तात्पर्य है? गेस्टाल्ट से तात्पर्य है समग्र, एक संपूर्ण अंग या आकृति, संपूर्ण रूप या आकृति। तो गेस्टाल्ट से तात्पर्य समग्र से है। मनोविज्ञान की ये शाखा है जिसमें व्यवहार को इसके अपने अंगों भागों की अपेक्षा अधिक व्यापक और एकीकृत संपूर्ण वस्तु माना जाता है, जिसमें कि व्यवहार क्या है? संपूर्ण है, किसी चीज़ का एक अंग नहीं है। जैसा हम इंटरनली फील करते हैं
वैसे ही हमारे अंदर इमोशंस होंगे और वैसा ही हमारा व्यवहार होगा। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान कहता है कि इन सभी चीज़ों को एक समग्र के रूप में देखता है, इसके अलग अलग भागों के रूप में परसीव नहीं करता है। नेक्स्ट, चिंता। चिंता क्या है? पूर्वकथनीय शारीरिक परिवर्तनों के साथ आशंका एवं भय की सामान्य अनुभूति को हम चिंता कह सकते हैं। इसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं और आशंका एवं भय की सामान्य अनुभूति होती है, और जिस व्यक्ति में ये अनुभूति चल रही होती है उसे हम चिंता की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन चिंता विकृति चिंता से भिन्न है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर और चिंता, सामान्य चिंता एवं एंग्जाइटी डिसऑर्डर या चिंता विकृति, ये दोनों चीज़ें भिन्न हैं। चिंता विकृति में वे मनोविकृतियाँ हैं जिसमें चिंता केंद्रीय लक्षण होता है। केंद्रीय लक्षण से तात्पर्य है कि उसमें हर हालत में चिंता होगी ही होगी, उसके केंद्र में चिंता सबसे पहले है। इन विकृतियों में टूट जाना या व्यक्ति का हताश होना, निराश होना, संशय और भय की भावना प्रबल रहती है। तो ऐसी स्थिति को हम चिंता विकृति की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट है द्वंद्व या कॉन्फ्लिक्ट। विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं अथवा उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई विक्षोभ या तनाव की स्थिति को हम द्वंद्व कहते हैं। यहाँ जो हमारे विचार हैं, जो प्रेरणाएं हैं या विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं या उद्देश्य हैं, इन सब में परस्पर विरोधी हैं। ये विरोधाभास के फलस्वरूप पैदा हुई जो भी स्थिति है, उस स्थिति को हम क्या कहेंगे? द्वंद्व की स्थिति कहेंगे। जिससे कि हमें लगता है विरोधाभास की स्थिति में किसी ये माने या ना माने, ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब व्यक्ति के ये निश्चय नहीं कर पाता है तो उस स्थिति को द्वंद्व की स्थिति कहा जाता है। नेक्स्ट, दुर्भीति या फोबिया। फोबिया क्या है? एक प्रबल दीर्घकाल तक बना रहने वाला अतार्किक भय है जो विशेष वस्तु या दशा से जुड़ा हुआ होता है और व्यक्ति के लिए कोई वास्तविक खतरा इससे नहीं होता। तो दीर्घकाल तक बना रहने वाला अतार्किक भय, उसे हम क्या कहते हैं? फोबिया। अगर भय, आशंका तार्किक है तो उसे हम फोबिया की श्रेणी में नहीं रखेंगे। वास्तविक रूप से अगर इसको देखें तो ये उतना ज़्यादा हमारे लिए चैलेंजिंग भी नहीं है, हमारे लिए वास्तविक रूप से उतना खतरा भी पैदा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर भय की अधिकता है। उसे हम नाम देते हैं किसका? फोबिया का या दुर्भीति का। उसके बाद में है न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? रासायनिक संदेशवाहक हैं जो मस्तिष्क से और मस्तिष्क को संदेश प्रेषित करते हैं। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, जो मस्तिष्क से अन्य भागों को और अन्य भागों से मस्तिष्क को। रासायनिक संदेशवाहक हैं जो एक दूसरे को संदेश ट्रांसफ़र करते हैं। जैव रासायनिक पदार्थ जो दूसरी स्नायु कोशिकाओं को अंतःस्रावी तंत्र को उद्दीप्त करते हैं। जैव रासायनिक पदार्थ हैं जो दूसरे स्नायु कोशिकाओं को या अंतःस्रावी तंत्र को, अंतःस्रावी तंत्र का मतलब है जो अंतःस्रावी है, जिसका स्राव जैसे हार्मोन्स हैं जो अपने स्राव को बॉडी के अंदर ही समायोजित करते हैं, उन सभी को उद्दीप्त करने का जो कार्य करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम न्यूरोट्रांसमीटर का नाम देकर बुला सकते हैं, जान सकते हैं। आज इतना ही, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में है। थैंक यू।